दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और भी अच्छी कहानियाँ सुन सकें। आज की कहानी है बादलों के घेरे। भुवाली की एक छोटी सी कॉटेज में लेटा लेटा मैं सामने के पहाड़ देखता हूँ। पानी भरे सूखे सूखे बादलों के घेरे देखता हूँ। बिना आँखों के भटक भटक जाती धुंध के निष्फल प्रयास देखता रहता हूँ और फिर लेटे लेटे अपने तन का पतझड़ देखता हूँ। सामने पहाड़ के रूखी हरियाली में रामगढ़ जाती हुई पगडंडी मेरी बाँह पर उभरी लंबी नस की तरह लगती है। मैं वहीं लेटा रहता हूँ और सुबह हो जाती है। मैं लेटा रहता हूँ, शाम हो जाती है। मैं फिर से लेटा रहता हूँ तो रात झुक जाती है। दरवाजे और खिड़कियों पर पड़े पर्दे मेरे ही तरह दिन रात सुबह शाम अकेले मौन भाव से लटकते रहते हैं। वे बड़ी बड़ी बाहें कहाँ हैं? मेरे सुगंध भरे केश जो मेरे ऊपर बिछ बिछ जाते थे, कहाँ हैं वे रस भरे अधर जो मेरे लिए भीग भीग जाते थे? मेरे पास सब था, बस मैं आज सा नहीं था। जीने का संग था, सोने का संग था और उठने का संग था। मैं धुले धुले सिरहाने पर सिर डालकर सोलता रहता और हौले से चूम कर कहता, उठोगे नहीं, भोर हो गई है। आंखें बंद किए कि यही हाथ उस मोह भरी देह को घेर लेते और रात के बीते क्षणों को सूंघ लेने के लिए अपनी ओर झुकाकर कहते, तुम इतनी जल्दी क्यों उठती हो? हल्की सी हंसी और बाहें खुल जाती, आंखें खुल जाती और गृहस्थी पर सुबह हो जाती। फूलों की महक में नाश्ता लगता, धुले ताज़े कपड़ों में लिपटकर गृहस्थी की मालकिन अधिकार भरे संयम से सामने बैठकर रात के सपने स्वीकार कर लेती। प्याले में दूध उड़लती उन उंगलियों को मैं लगातार देखता रहता। क्या मेरे बालों को सहलाना देने वाला स्पर्श इन्हीं की पकड़ में है? शायद हाँ। क्षण भर को ऐसा लगता कि तन हाड़ मांस का सब काट हो जाते हैं। मिट्टी नहीं कहता हूँ, मिट्टी हो जाने से तो फिर भी रस उभरता है। अभी तो मुझे मिट्टी होना है। कैसे सरसते दिन थे। मैं इस शून्य में टटोलता हूँ। सर्दियों के एकांत मौन में एकाएक किसी का आदेश पाकर मैं कमरे की ओर बढ़ता हूँ। बल्ब के नीले प्रकाश में दो अधखुली थकी थकी पलकें जरा सी उठती हैं और बाँह के घेरे तले सोए शिशु को देखकर मेरे चेहरे पर ठहर जाती हैं। वही देह पाकर दुनिया में जी उठता था, पर कहीं एक दूसरा प्यार भी होता है जो पहाड़ के सूखे बादलों की तरह उठ उठ आता है और बिना बरसे ही भटक जाता है और भटक कर रह जाता है। वर्षों बीते। एक बार गर्मी में पहाड़ गया था। बुआ के यहाँ पहली बार उन आँखों सी आँखों को देखा था। धुपाती सुबह थी। नाश्ते की मेज से उठा तो परिचय करवाते करवाते न जाने क्यों बुआ का स्वर जरा सा अटका था। सांस लेकर कहा, बन्नों से मिलो अमित, 2 दिन ही यहाँ रुकेगी। बुआ के मुख से यह फीका सा परिचय अच्छा नहीं लगा। सांस भरकर बुआ का वह 2 दिन कहना किसी कड़ेपन को झेल लेने सा लगा। वह कुछ बोली नहीं, सिर हिलाकर केवल अभिवादन का उत्तर दिया और ज़रा सा हंस दी। उस दूर दूर लगने वाले चेहरे से मैं अपने को लौटा नहीं सका। उस पतले किंतु भरे भरे मुख पर कसकर बांधे घुंघराले बालों को देखकर मन में कुछ ऐसा सा हो आया कि किसी ने गहरे उलाने की सज़ा मुझे दे डाली है। सब उठकर बाहर आए तो बुआ के बच्चे उस दुबली देह पर खड़े आंचल को खींचकर स्नेहवश उन बाहों से लिपट लिपट गए। बन्नो जीजी, बन्नो जीजी। बुआ किसी भी बच्चे को उसके पास अंदर नहीं जाने देती। बुआ किसी काम से अंदर जा रही थी। खिलखिलाहट सुनकर लौट पड़ी। बुआ का वह कठिन बंधा और खिंचाव को छिपाने वाला चेहरा मैं आज भी भूला नहीं हूँ। कड़े हाथों से बच्चों को छुड़ाती ठंडी निगाह से बन्नों को देखती हुई ढीले स्वर में बोली, जाओ बन्नों, कहीं घूम आओ। तुम्हें उलझा उलझा कर तो ये तुम्हारे नाक में दम कर देंगे, ये बच्चे तंग कर डालेंगे। माँ की घुड़की आंखों ही आंखों में समझकर बच्चे एक और हो गए। बुआ के खाली हाथ जैसे झेप कर नीचे लटक गए और बन्नों की बड़ी बड़ी आंखों की घनी पलकें न उठी न गिरी, बस एक टक बुआ की ओर देखती रह गईं। बुआ इस संकोच से उभरी
तो बन्नो धीमी गति से फाटक से बाहर हो गई थी, कहीं टहलने के लिए। कुछ समझ लेने के लिए आग्रह से बुआ से पूछा, कहो तो बुआ, बात क्या है? बुआ अटकी, फिर झिझक कर बोली, बीमार है अमित। 2 बरस सेनेटोरियम में रहने के बाद अब जेठ जी ने वहीं कॉटेज ले दी है। साथ घर का पुराना नौकर रहता है। कभी अकेले जी ऊब जाता है तो 2-4 दिन को शहर चली जाती है। नहीं नहीं बुआ, ऐसा मत कहो। मैं धक्का खाकर जैसे विश्वास नहीं करना चाहता। अमित, जब कभी 4-6 महीने बाद लड़की को देखती हूँ तो भूख प्यास सब कुछ सूख जाती है। मैं बुआ की इस सच्चाई को कुरेद लेने को कहता हूँ। बुआ, बच्चों को एकदम अलग करना ठीक नहीं हुआ। पल भर को तो रुक जाती, उससे गले तो मिलते। बुआ ने बहुत कड़ी निगाह से मुझे घूर कर देखा, जैसे कहना चाहती हो तुम यह सब नहीं समझोगे, और चुपचाप अंदर चली गई। बच्चे अब अपने खेल में जुट गए थे। मैं खड़ा खड़ा बार बार सिगरेट के धुएं से अपने तन का भय और मन की जिज्ञासा चुपचाप उड़ाता रहा। उसके पीछे बोट क्लब की किश्ती में विदेशी युवतियां खड़ी थी, फिर और 2-4 पालने वाली नौकाएं। एकाएक किश्ती में नहीं, जैसे पानी की नीची सतह पर वही पीला चेहरा मैं देखता हूँ, वही बड़ी बड़ी आँखें, वही दुबली पतली बाहें, वही बुआ की घरवाली बन्नो। 2-4 बार मन ही मन दोहराता हूँ उसका नाम, बन्नो बन्नो। लगता है मैं ऊंचे किनारे पर खड़ा हूँ और पानी के साथ साथ बन्नो बही चली जा रही है। खींचे घुंघराले बाल, अनझपकी पलकें। पर बुआ कहती थी, बीमार है बन्नो, अब तक बीमार है। मैं वही समझता रहा। अब केवल मन के पीछे से उभर उभर आती वे 2 आंखें नहीं हैं, और उन 2 आंखों के पीछे की बीमारी, जिसे कोई छू नहीं सकता, कोई उबार नहीं सकता। घर पहुंचा तो बुआ बच्चों को लेकर कहीं बाहर चली गई थी। कुछ देर ड्राइंग रूम में बैठा बैठा बुआ के सुगढ़ हाथों द्वारा की गई सजावट को देखता रहा। कैबिनेट पर बड़ी कीमती फ्रेम में लगे सब परिवार चित्र के आगे खड़ा हुआ तो बुआ के साथ खड़े हुए उनके फूफा की ओर देखकर सोचता रहा कि बुआ के लिए इस चेहरे पर कौन सा आकर्षण है, जिससे बंधी बंधी वह दिन रात वर्ष मास अपने को निभाती चली आती है। यही तो परिवार की ताकत है। पर नहीं, बुआ के ही घर में होकर यह सोचना मन के शील से परे है। झिझक कर ड्राइंग रूम से निकलता हूँ और कमरे की सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता हूँ। सिगरेट जलाकर झील के दक्षिणी किनारे पर खुलती खिड़की के बाहर अब मैं देखने लगता हूँ। यही मेरा रोज़ का कार्य था। हरे पहाड़ों के छोटे छोटे आकारों में टीन की लाल लाल छतें और बीच बीच में मटियाली पगडंडियाँ। बुआ खाने तक ज़रूर लौट आएंगी, और बन्नो भी तो। देर तक बैठा बैठा किसी पुराने अखबार के पन्ने खामखा पलटता रहा। बुआ लौटी नहीं। घड़ी की टन टन के साथ नौकर ने खाने के लिए मुझे बुलाने का अनुरोध किया। खाना लगेगा साहब। बुआ कब तक लौटेंगी? वे खाने के लिए मना करके गई हैं। वे खाने पर नहीं पहुंचेंगी। कथन के रहस्य को मैं इन अर्थहीन सी आंखों में पड़ जाने के प्रयत्न में लगा रहता हूँ। और वो मेहमान, वो खाना खाएंगे मेरे साथ? नहीं साहब, नौकर तत्परता से झुककर बोला। आपके साथ नहीं साहब, वे अलग से ऊपर ही खाना खाएंगी, वे नीचे नहीं आती। मैं एक लंबी सांस भरकर जले सिगरेट के टुकड़ों को नीचे पैर के नीचे कुचल देता हूँ। अब मुझे अकेले ही खाना खाना पड़ेगा। शायद साथ खाने के डर से छुटकारा पाने पर, या शायद उनके मन में कोई और ही विवशता हो। उस खाने की मेज़ पर अकेले खाना खाते खाते न जाने मैं क्या सोचता रहा था। आज तो याद नहीं, बस इतना सा याद है, कांटे छुरी से उलझता बार बार मैं बाहर की ओर देखता था। मीठा कौर मुंह में लेते ही घोड़े की टाप सुनाई दी। मैं ठिठक कर सुना उनको। सलाम साहब, धीमी मगर सधी हुई आवाज़ सुनाई दी। 2 घंटे तक पहुंच सकोगे ना? जी हुजूर। सीढ़ियों पर आहट हुई और शायद अपने कमरे तक पहुंचकर ख़त्म हो गई। खाने के बर्तन उठ गए थे। मैं उठा नहीं। दोबारा कॉफ़ी पी लेने के बाद भी यहीं बैठा रहा। एकाएक मन में आया,
कि किसी के छोटे से परिचय से मन में इतनी दुविधा उपज लेना कम छोटी दुर्बलता नहीं है। आखिर किसी से मिल ही लिया हूँ तो उसके लिए ऐसा सा क्यों होए जा रहा हूँ। घंटे भर बाद मैं किसी की पैरों चली सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ा जा रहा था। खुले द्वार पर पर्दा पड़ा था। हौले से थाप दी, चले आइए। पर्दा उठाकर देहरी पर पांव रखा। हाथ में कश्मीरी शॉल लिए बन्नो सूटकेस के साथ खड़ी थी। देखकर चौंकी नहीं, सहज स्वर में कहा, आइए। फिर सोफे पर फैले कपड़े उठाकर कहा, बैठिए। बैठते बैठते मैंने सोचा, बुआ के घर भर में सबसे ज़्यादा अधिक सजा और साफ कमरा यही है। नया नया फर्नीचर, कीमती पर्दे और इन सब में हल्के पीले कपड़ों में लिपटी बन्नो। उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बात करने को मेरे पास कुछ भी न था। जी, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। और भरपूर मेरी ओर देखती रही। मैं जैसे कुछ कहलवा लेने को कहता हूँ। बुआ तो शायद कहीं बाहर गई हैं। सिर हिलाकर बन्नो शॉल की तह लगाती है और सूटकेस में रखते रखते कहती हैं, शाम से पहले ही मैं नीचे उतर जाऊंगी, पहाड़ी से बिल्कुल नीचे। बस बुआ से कहिएगा कि एक ही दिन को आई थी। बुआ तो आती ही होंगी। इसका उत्तर न शब्दों में आया और न ही चेहरे पर से। कहते कहते एक बार रुका, फिर न जाने कैसे आग्रह से कहा, एक दिन और नहीं रुक सकेंगी? वह कुछ बोली नहीं, बस बंद करते सूटकेस पर झुकी रही। फिर पल भर बाद जैसे स्नेह भरे हाथ से मुझे अपने बालों को उसने छुआ और हंसकर कहा, क्या करूँगी यहाँ ठहर कर। भोवाली के इतने बड़े गांव के बाद यह छोटा सा शहर अब मन को बिल्कुल नहीं भाता। वह छोटी सी खिलखिलाहट, वह कड़वाहट से परे का व्यंग, आज इतने वर्षों के बाद भी मैं वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही सुन रहा हूँ। वही शब्द हैं, वही हंसी और वही पीली सी सूरत। मेरी बाँह पर बन्नों का कोट था। नौकर और माली ने झुककर सलाम किया और अतिथि से इनाम पाया। साइंस ने घोड़े को थपथपाया। हुजूर चढ़ेंगी? उड़ती उड़ती नज़र उन आँखों की बाँह पर लटके हुए कोट पर अटक गई। पैदल जाऊंगी? घोड़ा आगे आगे लिए चलो, देखती हूँ अगर ज़रूरत हुई तो। चाहा कि घोड़े पर चढ़ जाने के लिए अनुरोध करूँ, पर मैं कह नहीं पाया। फाटक से बाहर होते होते वह पल भर को पीछे मुड़ी, जैसे छोड़ने के पहले घर को देखती हो। फिर एकाएक अपने को संभाल कर नीचे उतर गई। टैक्सी सामने खड़ी थी, सामान लदा। ड्राइवर ने उन कठिन क्षणों को मानो भांप कर उनसे कहा, कुछ और देर है साहब। बन्नों ने इस बार कहीं देखा नहीं। कोट लेने के लिए मेरी ओर हाथ बढ़ा दिया। कार में बैठी तो कूली ने तत्परता से पीछे से कंबल निकाला और उनके घुटनों पर डालते हुए कहा, कुछ और मेम साहब। घुंघराली छां ढीली सी होकर सीट के साथ जा टिकी। घुटनों पर पड़ा हुआ कंबल अब काफ़ी गर्मी दे रहा था। उसकी पतली पतली सी विवश बाहें कंबल को फैलाते हुए धीरे से कहा, नहीं नहीं, कुछ और नहीं, धन्यवाद। अधखुले कांच में से अंदर झांका। मुख पर थकान के चिन्ह साफ थे। बाहों में मछली मुखी कंगन थे। आंखों में क्या था यह मैं पढ़ नहीं पाया। वही पीली पतझड़ी दृष्टि उन हाथों पर जमी थी जो कंबल को एक दूसरे से लगे मौन पड़े थे। कार स्टार्ट हुई। मैं पीछे हटा और कार चल दी। विदाई के लिए न हाथ उठे और ना ही अधर हिले। मोड़ तक पहुंचने तक पीछे के शीशे से सादगी से बंधा बालों का रिबन देखता रहा और देर तक वह दर्दीले धन्यवाद की गूंज अपने कानों में सुनता रहा। नहीं नहीं, कुछ और नहीं, वे मेरे कानों में यही कहते रहे। वे पल अपनी कल्पना से आज भी लौटाता हूँ तो जी को कुछ होने लगता है। उस कार को भगा ले जाने वाली सूखी सड़क से घूमकर मैं ताल के किनारे किनारे चला जा रहा हूँ, चुपचाप अपनी समझ में। अपने को समझाने बुझाने पर भी वह चेहरा, वह बीमारी मन से बिल्कुल नहीं उतरती। थक थक कर जैसे मैं उस दिन कर
आज भी निडाल हो जाता हूँ। घर पहुँचा, बरामदे में से कूली फर्नीचर निकाल रहे थे। मन धक्का खाकर रह गया तो उस बन्नों के कमरे की सजावट, सुख सुविधा सब किराए पर बुआ ने जुटाए थे। दोपहर में बुआ के प्रति जो कुछ जितना भी अच्छा लगा था वह सब उल्टा हो गया। आगे बढ़ा तो द्वार पर बुआ खड़ी थी। संदेह से मुझे देख और पास होकर फीके गले से कहा, अमित, मुंह हाथ धो डालो, सामान सब तैयार मिलेगा वहाँ। जल्दी लौटोगे ना? चाय लगने को ही है। मैं चुपचाप बाथरूम में पहुँच गया। सामान सब था। मुंह हाथ धोने से पहले ग्लास में ढककर रखे हुए गर्म पानी से अपना गला साफ किया। ऐसा लगा किसी की घुटी घुटी जकड़ से मैं अब बाहर निकल आया हूँ। कपड़े बदलकर चाय पर जा बैठा। बच्चे नहीं, केवल बुआ थी। बुआ ने चाय उड़ेली और प्याला आगे कर दिया। बुआ? बुआ ने जैसे सुना ही नहीं। बुआ? पल भर के लिए अपने ही को कुछ ऐसा लगा जैसे वो खुद में सिमटी हुई थी और किसी को पुकारने के लिए बुला के पुकार रहा हूँ। बुआ ने बेवश होकर आंखें ऊपर उठाईं। समझ गया कि बुआ चाहती हैं मैं कुछ भी ना कहूँ, पर मैं रुका नहीं। बुआ, 2 दिन की मेहमान तो एक दिन में ही चली गई। सुनकर बुआ चम्मच से अपनी चाय हिलाने लगी। कुछ बोली नहीं। इस मौन से मैं और भी निर्दयी हो गया। मुझे अपना जवाब चाहिए था। कहती थी, बुआ से कहना मैं एक ही दिन को आई थी। इसके आगे बुआ जैसे कुछ और सुन ही नहीं सकी। गहरा लंबा श्वास लेकर आहत आँखों से मुझे देखा। तुम कुछ और नहीं कहोगे अमित? और चाय का प्याला वहीं छोड़कर कमरे से बाहर हो गई। उस रात दौरे से फूफा के लौटने की बात निकली थी। शायद वे वापस आने वाले थे। नौकर से पूछा तो पता लगा 2 दिन के बाद आने का तार आ चुका है। चाहा एक बार बुआ के कमरे तक हो आऊं, पर संकोचवश पांव उठे नहीं। देर बाद सीढ़ियों में अपने को पाया तो सामने बन्नों का खाली कमरा था। आगे बढ़कर बिजली जलाई, सब खाली था। न पर्दे, न फर्नीचर, ना ही बन्नों। एकाएक अंगीठी में लगी लकड़ियों को देखकर मन में आया कि यहीं बैठ जाऊं। आज वह यहाँ रहती तो रात देर गए इसके पास यहीं बैठी रहती और मैं शायद इसी तरह जैसे अब यहाँ आया हूँ उसके पास आता। यह सब मैं सोच रहा हूँ। क्यों सोच रहा हूँ? किसी अनदेखे भय से घबरा कर नीचे उतर आया। खिड़की से बाहर देखा तो घुप अंधेरा था। सिरहाना खींचा, बिजली बुझाई और बिस्तर पर पड़े पड़े बवाली की वह छोटी सी कॉटेज देखता रहा जहाँ अब तक बन्नो पहुँच गई होगी। अमित? मैं चौंका नहीं। यह बुआ का स्वर था। बुआ अंधेरे में ही पास आकर बैठी और हौले हौले सिर सहलाती रही। बुआ? बुआ का हाथ पल भर को थमा, फिर कुछ झुककर मेरे माथे तक आ गया। रूंधे स्वर से उसने कहा, अमित, तुम्हें नहीं, उस लड़की को दुलारती हूँ, ऐसे लगता है मुझे। फिर जैसे कुछ समझते हुए अपने को कड़ा करके कहा, अमित, उसके लिए कुछ मत सोचो, उसे अब रहना ही नहीं है। मैं बुआ के स्पर्श तले सिहरता रहता हूँ। बुआ, मुझे ही कौन रहना है। आज वर्षों बाद भुआली में पड़े मैं असंख्य बार सोचता हूँ कि उस रात मैं अपने लिए यह क्यों कह गया था कि वे अभिशाप के बोल जो दिन रात मेरे इस तन मन पर से सच्चे उतरे जा रहे हैं, सुनकर बुआ को कैसा लगा होगा मैं तो नहीं जानता। वे हाथ खींचकर उठी रोशनी की ओर और पूरी आंखों से मुझे देखकर अविश्वास और भर्त्सना से कहा, पागल हो गए हो अमित? उसके साथ अपनी बात जोड़ते हो जिसके लिए कोई राह नहीं बच गई है, कोई और राह नहीं रह गई है। फिर कुर्सी पर बैठते बैठते कहा, अमित, तुम तो उसे सुबह शाम तक ही केवल देखते रहे और देख पाए हो। मैं वर्षों से उसे देखती आई हूँ और आज पत्थर सी निष्ठुर हो गई हूँ। उसे अपना बच्चा ही करके मानती रही हूँ। यह नहीं कहूँगी, अपने बच्चों की तरह तो अपने बच्चों के सिवाय और किसे रखा जा सकता है, पर जो कुछ जितना भी था वह प्यार, वह देखभाल सब अब व्यर्थ हो गए हैं। कभी छुट्टी के दिन उसका
बोर्डिंग आने की राह तकती थी। अब उसके आने से पहले उसके जाने का क्षण मनाती हूँ और डर कर बच्चों के लिए घर से बाहर निकल जाती हूँ। बुआ के बोल अब कठिन हो आए। अमित, जिसे बचपन में मोहवश कभी डराना भी नहीं चाहती थी, आज उसी से डरने लगी हूँ, उसकी बीमारी से डरने लगी हूँ। फिर स्वर बदल कर कहा, अमित, क्या तुम्हें उसकी बीमारी से डर नहीं लगता? बुआ ने यह कहकर जैसे मुझे टटोला और मैं बिना हिले डुले चुपचाप वहीं लेटा रहा। बुआ असमंजस में देर तक मुझे देखती रही, फिर जाने को उठी और रुक गई। इस बार उनके स्वर में आग्रह नहीं, केवल चेतावनी थी। अमित, ज़रा संभल कर, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। जिसके लिए सब राह रुकी हो उसके लिए तुम भटको नहीं बेटा, आगे बढ़ जाओ। पर उस दिन बुआ की बात मैं समझा नहीं, चाहने पर भी नहीं। अगली सुबह मैंने चाहा कि घूम घूम कर दिन बिता दूं, घोड़ा दौड़ाता रहूं, पर उन्हीं पैरों से मैं वापस लौट आया। न जाने क्यों मन को कुछ ऐसा लगा कि मुझे घर नहीं, कहीं और पहुंचना है। चढ़ाई के मोड़ पर कुछ देर खड़ा खड़ा सोचता रहा और जब ढलती दोपहरी में तल्ली ताल की उतरा तो मन के आगे सब साफ था। मुझे अब भुवाली जाना था। उसके पीछे पीछे बस से उतरा। अड्डे पर रामगढ़ के लाल लाल सेबों के ढेर देखकर यह नहीं लगा कि यही भुवाली है। बस में सोचता आया था कि वहाँ घुटन होगी, पर चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से लहराती हवाएं बह बह आती थी। छाँव ऊपर उठी है, धूप नीचे उतरती है और भुवाली मन को अच्छी लगने लगी है। इस पहली बार भुवाली आने के बाद मैं एक बार नहीं, कई बार यहाँ आया, लौट लौट कर यहाँ आया, पर उस आने जैसा आना तो फिर कभी नहीं आया। मैं चलता हूँ और कुछ सोचता नहीं हूँ। न यह सोचता हूँ कि बन्नों के पास जा रहा हूँ, न ही ये सोचता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, बस चला जा रहा हूँ। पेड़ के तने पर लिखा है पाइन्स। लकड़ी का फाटक खोलता हूँ और गमलों की कतारों के साथ साथ बरामदे तक पहुँच जाता हूँ। कारपेट पर हौले हौले पाँव रखता हूँ कि कम आवाज़ हो। मैं चुपचाप द्वार खटखटाता हूँ और झुकी कमर पर अनुभवी चेहरा इधर बड़ा आता है। जान लेता हूँ कि यही वह पुराना नौकर है। घर में है? बिटिया को पूछते हो बेटा? मैंने सिर हिला दिया तो उन्होंने धीरे से कहा, बिटिया नीचे ताल को उतरी थी, बस लौटती ही होंगी। मैं बाहर खुले में ही बैठा बैठा प्रतीक्षा करता हूँ। बन्नो अब आ रही है, आने वाली है, आती ही होगी। थक हार कर फाटक की ओर पीठ कर लेता हूँ। जब यह सोचूंगा कि वह देर से आएगी तो वह फिर जल्दी आएगी। घोड़े की टाप सुन पड़ती है। अपने को मैं अब रोक लेता हूँ और मुड़कर देखता हूँ, नहीं। बाबा, पुकार का सा स्वर लगा कि दो आंखें मेरी पीठ पर भी हैं। मैं उठा, बढ़कर बन्नों की ओर देखा। आंखों में न आश्चर्य था और ना ही उत्कंठा और ना ही उदासीनता थी। बस बन्नों की ही आंखों की तरह वह दो आंखें मेरी ओर देखती चली गई थी। बाबा, बूढ़ा नौकर लपक कर घोड़े के पास आया और लाड़ से स्वर में बोला, उतरो बिटिया, बहुत देर कर दी, और हाथ आगे बढ़ा दिया। बन्नो सहारा लेकर नीचे उतरी। तनिक अम्मा को तो बुलाओ बाबा, मेरा जी अच्छा नहीं है। सुख तो है ना बिटिया? चिंता का यह स्वर सुनकर बिटिया जरा सी हंस दी बाबा को देखकर, फिर रुककर लंबी सांस लेकर बोली, अच्छी भली हूँ बाबा, बड़ी अम्मा से कहो बिछौना लगा दे। बाबा ने बिटिया के लिए कुर्सी खींच दी, फिर सहम कर उससे पूछा, बिटिया लेटोगी? हाँ बाबा। इस बार बन्नों ने झिझक से बाबा की ओर देखा नहीं, जैसे कोई अपराध बन आया हो। वह उन्हें कुछ भी जताना नहीं चाहती थी। फिर मेरी ओर झुककर कहा, क्या बहुत देर हुई? नहीं नहीं, मैं सिर हिलाता हूँ पर आंखें नहीं। ठहर कर अधिकार से पूछता हूँ, क्या जी अच्छा नहीं है आपका? बन्नों ने पल भर को
थकी थकी पलकें मूंद ली और कुछ बोली नहीं। बूढ़ी दासी दौड़ी दौड़ी शॉल लिए आई और कंधों पर ओढ़ा कर उसे अपने साथ ले गई। बिटिया, खाली क्यों घबराने लगी? अभी सब ठीक हुआ जाता है। इसके लिए चाय भेजूं? बन्नो एकदम कुछ नहीं कह पाई। फिर कुछ सोच कर बोली, अम्मा पूछ कर देखो, पिएंगे तो नहीं? मैं कुछ ठीक ठीक समझा नहीं। व्यस्त होकर कहा, नहीं नहीं, मुझे अभी कुछ भी नहीं पीना है। यह कहकर मैं भी वैसे ही खड़े रहा। बन्नों ने जैसे न सुना न मुझे देखा ही। फिर जैसे अम्मा को मेरे परिचय की गंभीरता जताने के लिए पूछा, चाची तो अच्छी है ना? अभी चाचा लौटे तो न होंगे? बड़ी माँ झट से समझ गई, बन्नों की चाची के यहाँ से आया हूँ। बोली, बेटा आने की खबर देते तो बन्नों के लिए कुछ मंगवा लेती उनके घर से। कुछ चाहिए रहता है तो अम्मा अंदर जाके देखो ना, मैं थकी हूँ, अब बैठूंगी नहीं। मैं लज्जित सा वहीं पर बैठा रहा। कुछ फल ही लिए आता। बन्नो कुछ देर मेरे चेहरे मेरा मन पड़ती रही। फिर धीमे से ऐसे बोली मानो मुझे नहीं अपने को कहती है, यहाँ न कुछ लाना ही ठीक है और न ही यहाँ से कुछ ले ही जाना। मैं अपनी नासमझी पर पछता कर रह गया। बन्नो अंदर चली तो आप मैं भी साथ हो लिया। कंबल उठाकर बड़ी माँ ने बिटिया को लेटाया। बाल ढीले करते करते माथे को छुआ और मेरे लिए कुर्सी पास खींचकर बाहर हो गई। बन्नो बन्नो बोली नहीं। दुबली सी बाह तनिक सी आगे की और फिर एकाएक कुछ सोचकर पीछे खींच ली। शायद वो नहीं चाहती थी कि मैं उसे छूऊं। आज जब स्वयं भी बन्नो सा बन गया हूँ, 100 बार अपने को न्यौछावर कर उसी क्षण को लौटा लेना चाहता हूँ। मैं कुर्सी पर बैठा बैठा क्यों उस बाह को छू नहीं सका था? क्यों उस हाथ को सहला नहीं सका था? आखिर मैं उसकी थोड़ी तो मदद कर ही सकता था। उमड़ते मन को किसी ने जैसे जकड़ लिया, उस कुर्सी पर ठहरा लिया था। क्या था उस झिझक में? क्या था उस झिझकने वाले मन में? मुझे लगा कि मैं अब मुक्त हो गया हूँ, क्षण क्षण जकड़ते बंधन से मुक्त हो गया हूँ। उस अभागी रात में जो मुक्ति पाई थी वह मुझे कितनी फली। चाहता हूँ आज एक बार बन्नो देखती तो। रात भर ठीक से सो नहीं पाया। बार बार नींद में लगता कि भुवाली में हूँ, भुवाली में सोया हूँ। वही पाइन्स का बड़ी बड़ी खिड़कियों वाला कमरा है। बन्नो के पलंग पर लेटा हूँ और पास पड़ी कुर्सियों पर बैठी बैठी बन्नो अपने उन्हीं 2 आँखों से मुझे निहारती है। मैं हाथ आगे करता हूँ और वह थोड़ा सा हंसकर सिर हिलाती हुई कहती है, नहीं, इसे कंबल के नीचे कर लो, अब इसे कौन छुएगा? बन्नो बन्नो कुछ भी नहीं कहती, हंसकर बस इधर उधर देखती रहती है। रात भर इन दुस्वप्नों में भटकने के बाद जगा तो बुआ दिख पड़ी। कुछ हाथ नहीं लगेगा अमित। उस सुबह फिर मैं रुका नहीं, न डाक बंगले में और ना ही बुवाली में। बस के अड्डे पर पहुंचा तो धूप में बुझी बुझी बुवाली मुझे बेहद भयावनी लगी। एक बार जी को टटोला, पॉइंट्स नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस यहीं से वापस लौट जाओ। घर पहुंचकर बुआ मिली। कड़ी चेतावनी वाला खिंचा खिंचा चेहरा था। भरपूर मुझे देखकर जैसे सांस रोके पूछा, कहाँ थे कल? रानीखेत तक गया था बुआ। कह तो जाते, मैं न जाने किस किस उलझन में तुम्हारे बारे में सोच रही थी। और कहने को बुआ था ही क्या, दोपहर में मैंने खाना खा लिया था, इसलिए दोपहर में फूफा मिले, कल लौटे थे और सदा की तरह गंभीर थे। खाना खाते उन्हें देखता रहा। एकाएक उन्हें प्लेट पर से आंखें उठाकर बुआ की ओर देखते हुए देखा तो सचमुच मैं जान गया कि फूफा के भाई अवश्य ही बन्नों के पिता होंगे। दृष्टि में वही ठहराव था, वही अचंचलता थी। शायद यही था। फूफा ने खाने पर से उठते उठते उलझे से स्वर में मुझसे पूछा, अमित, बुआ तुम्हारी लखनऊ तक जाना चाहती है, पहुंचा सकोगे? जी हाँ बिल्कुल। मैं बुआ और बच्चे नैनी से उतर रहे हैं। मैं पीछे की सीट पर बैठा बैठा विदा हो जाने की
आकस्मिकता को सिगरेट के धुएं में भूल जाने का प्रयत्न करता हूँ। चौड़े मोड़ से बस नीचे की ओर मुड़ी। खिड़की से बाहर देखा तो पहाड़ की हरियाली भी वही कल वाली भवाली की सफ़ेदी दिख रही थी। काठ गोदाम से लखनऊ। एक रात बुआ के ससुराल रुककर बुआ से विदा लेने आया तो बुआ ने पूछा, कहाँ जाने की सोच रहे हो? सच सच बताओ। अब मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था। अमित, कुछ दिन यही रुको ना। नहीं बुआ। बुआ इस नहीं को एकाएक स्वीकार नहीं कर सकी। पास बिठाकर कुछ देर देखती रही, फिर स्नेह से कहा, फिर जाओगे कहाँ? बुआ, कुछ पता नहीं। बुआ कुछ कहना चाहती थी पर शायद कह नहीं पा रही थी। कुछ रुकते रुकते उन्होंने आखिर कहा, अमित, तुम्हारे फूफा तो तुम्हें वापस नैनी लौटने को कहते थे। नहीं बुआ, अब तो दक्षिण जाऊंगा, पिताजी के पास। बुआ को जैसे विश्वास नहीं हुआ। कुछ याद करती सी बोली, अमित, इस बार तुम्हें वहाँ अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं बुआ। बुआ चाहती थी मुझसे कुछ पूछे पर हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं चाहता था बुआ से कुछ कहूँ पर किसी से भी शब्द जुड़े ही नहीं। स्टेशन पर जाने लगा तो बुआ के पांव छुए। बुआ बहुत बड़ी नहीं है मुझसे, पिताजी की सबसे छोटी मौसेरी बहन होती हैं, पर दिल में कुछ ऐसा सा लगा कि बुआ का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। बुआ हैरान हुई, फिर हंसकर बोली, अरे वाह, अब तो आशीर्वाद देना ही पड़ेगा अमित। तुमने पाँव जो छुए हैं, आशीर्वाद ज़रूर दूंगी। बहुत सुंदर बहू पाओ। मैं न हंसा और ना ही लजाया। बुआ चुपचाप सी रह गई। जिस नटखट भाव से वह कुछ कह गई थी उसे मानो अनदेखे संकोच ने घेर लिया था। वह भी सारी बात समझ गई थी। टिकट लिया, कूली के पास सामान छोड़कर प्लेटफॉर्म पर घूमने लगा। आमने सामने कोई गाड़ी नहीं थी। लाइनों पर बिछे खालीपन ने उलझे मन को एकाएक खोल दिया। जो कुछ भी सोच रहा था सोचता चला गया। मन न भोवाली पर अटका, न पाइन्स पर और ना ही बन्नों पर। पिछला सब बीत गया था। बुआ का आशीर्वाद कल्पना में अब पूरी तरह मुखर हो आया था। घर होगा, घर की रानी होगी, मैं हूँगा। बुआ का आशीर्वाद झूठ नहीं निकला। सच में ही मेरा घर बड़ा सुंदर घर नहीं आई और उसे मैं ब्याह कर लाया। पर उस दिन जहाँ का टिकट लिया था वहाँ की गाड़ी मुझे खींचकर प्लेटफॉर्म पर से ले नहीं जा सकी। गाड़ी आ लगी है, कूली सामान लेकर लगाता है और मैं बाहर खड़े खड़े देखता हूँ। मुसाफिर, कूली, सामान, बच्चे, बूढ़े। साहब, गाड़ी छूटने पे 10 मिनट है। मैं अपनी घड़ी देखता हूँ और सिर हिला देता हूँ कि मैं जानता हूँ। कूली एक बार फिर अंदर जाकर सामान ऊपर नीचे करता है और साफा करते हुए बाहर निकल कर कहता है, हरी बत्ती हो गई है साहब। बत्ती की ओर मैं ध्यान से देखता हूँ और देखता चला जाता हूँ। वही कद है, वही दुबली पतली देह, वही धुला धुला सा चेहरा, वही। आवेश में मैं ज़ोर से कहता हूँ, कूली, सामान नीचे उतार दो। साहब, जल्दी करो, जल्दी। कूली फिर मेरे सामान के पास है। टिकट वापस करके मैंने नया टिकट ले लिया। स्टेशन से फल के टोकरे बंधवाए, चाय पी और बरेली के लिए गाड़ी में जा बैठा। जहाँ मुझे जाना है वहीं मैं जाकर रहूँगा। जब मैं ही नहीं रुकता हूँ तो मुझे कौन रोकेगा भला, और क्यों रोकेगा? घर में आगे लॉन में बैठा सर्दियों की ढलती धूप में मैं अलसा रहा हूँ। अंदर से माँ निकली और मेरे पास बैठते हुए कहा, बेटा, इस बार छुट्टी में आ ही गए हो तो थोड़े दिन ठहर जाओ। बार बार इनकार करना अच्छा नहीं लगता अब। माँ की बात सुनकर मैं सयानी बेटे की तरह हंसता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ कि माँ कितना ठीक कहती है। अपनी नौकरी पर रहता हूँ और अकेले आदमी के खर्च से कहीं अधिक कमाता हूँ, और फिर क्यों इनकार करूँगा? मैंने
हंसते हुए माँ की तरफ देखा। माँ की आशा के विपरीत बड़ी आवाज़ में कहता हूँ, माँ, जो तुम्हें रुचे वही मुझे भाएगा। बेटा, लड़की देखना चाहोगे? हाँ माँ। लगा माँ मन ही मन हंसी थी और खुश हो गई थी। खाने के बाद रात को घूम कर आया तो कमरे में शांति थी और मन में भी शांति थी। किसी को देखने के लिए कॉलेज के दिनों वाली उतावली जिज्ञासा मन में अब नहीं रह गई थी। लगा कि अकेले रहते रहते किसी के संग की आशा नहीं कर रहा, उसे तो अपना अधिकार करके मान रहा हूँ। और हाथ में किताब लेकर रात को लेटा तो पढ़ते पढ़ते ऊब गया। आंखों के अंधेरे में देखा किसी पहाड़ पर चढ़ा जा रहा हूँ, पर कहाँ ये मुझे पता नहीं। सिवाय किसी आवाज़ के, अपनी पदचाप के मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। एकाएक किसी का स्वर गूंजा, इधर इधर, और मैं उसकी तरफ बढ़ चला। मेरे गले की ओर निकट और निकट, दुबली कलाई, पतली उंगलियां। मैं डरता हूँ, पीछे हटता हूँ और घबरा कर आंखें खोल देता हूँ। उठा, खिड़की का पर्दा उठाकर बाहर झांका। लॉन के दाहिनी हरी घास पर पिताजी के कमरे की लाइट फैली थी। संभला, लंबी सांस लेकर भालों को छुपा तो माथा ठंडा लगा। भयावना सूना पर और अंधेरे में वह हाथ मन से जिसे भूल चुका हूँ, उसे आज ही याद क्यों आना था, क्यों दिख जाना था उस हाथ को जो वर्षों गए पाइन्स की उतराई से उतरते उतरते मैंने अंतिम बार देखा था। छुआ था नहीं कहूँगा, क्योंकि असंख्य बार सोच सोच कर छू भर लेने के लिए बाँह आगे करता, छू लेना नहीं होता। महीना भर नैनी में रहते हुए बार बार भुवाली से लौटने के बाद जब अंतिम बार मैं बन्नों से के पास से लौटा था तो लौट लौट कर उसे लौटने को न लौटना करना चाहता था। 3 बार नीचे उतरा था और 3 बार मुड़कर ऊपर गया था। बन्नो शॉल में लिपटी आराम कुर्सी पर अधलेटी थी। पास खड़े होकर उसकी चुप्पी को जैसे उस पर से उतार देने को उदास स्वर में कहा, कल तो नैनी से नीचे उतर जाऊंगा। बन्नों ने नीचे फैले शॉल को सहज सहेजा। 1 महीने पहले वाली दृष्टि मुख पर लौट आई। वही पराया सा देखना, वही दूर दूर सा लगता चेहरा। बन्नो, चाहता हूँ बन्नो तो कुछ तो कहूँ, पर क्या कहूँ? यह कि जल्दी लौटूंगा। क्षण क्षण अपने को कहता हूँ, आऊँगा, फिर आऊँगा, पर जिस निगाह से बन्नो मुझे देखती है वह जैसे बिना बोल के यह कहे जा रही हो कि अब तुम यहाँ नहीं आओगे। बन्नो, अमित, और बस कठिन सी होकर थोड़ा सा हंसी और हाथ जोड़ दिए, नमस्कार। इन जुड़े जुड़े हाथों को देखता रहा। ज़रा सा आगे बढ़ा के विदा लूँ, पर न जाने क्यों खड़ा का खड़ा रह गया। समझने के स्वर में बन्नो बोली, देर होती है अमित। जी भर कर देखने वाली अपनी आंखों को झुकाकर मैं जल्दी जल्दी नीचे उतर गया। मैं फिर लौटूंगा, फिर, पर क्या सदा के लिए चला जा रहा हूँ? मुड़कर पीछे देखा और खींचकर ठिठक गया। बन्नो वहीं उसी मुद्रा में बैठी रही, मानो वह जानती थी कि लौटूंगा। साथ पड़ी कुर्सी की ओर संकेत कर कहा, बैठो अमित। स्वर में न व्यंग्यता थी, न संग छूटने की उदासी थी, न मेरे आने का आश्चर्य था। आंखों ही आंखों ने कुछ ऐसा देखा जैसे पूछती हूँ, कुछ कहना है क्या? मैं अपने को बच्चे की तरह छोटा करके कहता हूँ, बन्नो, मन नहीं होता जाने को। बन्नो कुछ देर यूं ही देखती रहती है। मैं चाहता हूँ बन्नो कुछ भी कहे तो एक छोटी सी सांस जैसे छोटे से छोटी घड़ी के लिए उसके गले में अटकी। फिर घने स्वर में कहा, एक न एक बार तो तुम चले ही जाना है अमित, फिर आज ही क्यों नहीं? मैं हाथों से घेर कर उस देह को, नहीं तो उस स्वर को छू लेना चाहता हूँ। मैं आगे बढ़ता हूँ, एक बार की फिर पीछे देखता हूँ। बिल्कुल ऐसे लगता है कि मैं किनारे पर खड़ा हूँ और किश्ती में बैठी बन्नो बही चली जा रही है। वह मुझे नहीं देखती। उसकी आँखों के आगे उसके अपने हाथों की रोक है, अपने हाथों की ओट है। उसके पार वह मुझे नहीं देखती। हाथों पर टिका बन्नो का सिर नीचे झुका है। आँखें शायद बंद हैं और शायद गीली हैं। उस कड़े आहत अभिमान की बात सोचकर छटपटाता रहता हूँ। कदम उठाकर फाटक के पास पहुँचा तो सिसकियाँ सुनकर
मैं रुक गया। मन ही मन दोहरा कर कहा, बन्नो। इसी पुकार कर पलट कर जैसे उत्तर आया, ठहरो नहीं, रुको नहीं। सच ही में मैं बिल्कुल नहीं ठहरा, उतरता चला गया और हर पग के साथ दूर होता चला गया उस कॉटेज से, कॉटेज में रहने वाली बन्नो से, बन्नो की उन 2 आँखों से, पर बन्नो की स्मृति से नहीं। बन्नो की याद मुझे आज भी आती है, आज भी वह याद आती है, वह दोपहरी जब बन्नो और मैं उस बड़ी झील के किनारे से लगी पगडंडी पर घूमते रहे थे। मीठा मीठा सा दिन था। पहली बार उस पीले चेहरे की मिठास के सम्मुख मैं पानी सा बह गया था। एकटक उन घुंघराले बालों को देखता रह गया था और देखता गया था शॉल में लिपटे उन कंधों को जो पैरों की धीमी चाल से थककर भी झुकते नहीं थे। परिक्रमा का अंतिम मोड़ आया तो बहुत बड़े घने वृक्ष के नीचे देवी के 2 छोटे छोटे मंदिर दिखे। टीन के कपाट बंद थे। कुछ अधिक न सोचकर आगे बढ़ने को हुआ कि बन्नों को देखकर वहीं रुक गया। खड़ी खड़ी कुछ देर सोचती रही, फिर जूते उतार कर नंगे पांव किनारे के पत्थरों से नीचे उतर गई। बड़े से पत्थर पर पांव जमाया और झुककर डंठल से कमल तोड़कर वापस लौट आई। मैं तो कुछ सोच ही नहीं रहा था, बस देखता चला जा रहा था। शॉल सिर पर कर लिया था और इन बंद कपाटों के आगे वाली दहलीज पर फूल रख कर सिर नवा दिया। मंदिर के बंद कपाटों के आगे माथा टेक कर बन्नो उठी तो मानो बन्नो सी नहीं लग रही थी। ऐसे दिखा कि यह झुकी छाया बन्नो नहीं, बन्नो की व्यर्थ हो गई व्यवस्था थी, जिसने भाग्य के इन बंद कपाटों के आगे माथा टेक दिया था। इस निर्मम अकेलेपन के लिए मन में ढेर सारा दर्द उठ आया। दर्शन करने का मन हो बन्नो तो किसी से पुजारी का स्थान पूछूं? बन्नो ने कुछ कहने से पहले स्वर को संभाला, फिर सिर हिलाकर, नहीं अमित, ऐसा कुछ नहीं। मुझे कौन सा वरदान मांगने हैं जो मैं उनका द्वार खुलवाती। अपने लिए तो कपाट बंद हो गए हैं, बस इतना ही चाहती हूँ यह कपाट उनके लिए खुले रहें जिनसे बिछुड़कर मैं अलग आ पड़ी हूँ। बन्नों को छूने का भय, उसके रोग का भय जो अब तक मुझे रोकता था, बीनता था, अलग सा पड़ा। झील की ठंडी हवा में फहराते से घुंघराले बालों पर झुककर बाँह से घेरते हुए कहा, बन्नो। बन्नो अब चौंकी नहीं, कंधे पर पड़ा हाथ धीरे से अलग कर दिया और समूची आंखों से देखते हुए बोली, अमित, जिसे तुम झेल नहीं सकते उसके लिए हाथ मत बढ़ाओ। आवाज़ में न उलाहना था और न व्यंग था, न ही कटुता, बस जो कहने को था वही कहा गया था। इस कहने का उत्तर मैं उस दिन नहीं दे पाया। बार बार बन्नों के पास जाने पर भी नहीं दे पाया, और नहीं दे पाया विदा के उन क्षणों में जब बन्नों को रोता छोड़कर मैं अंतिम बार पाइस की उतराई उतरता चला गया। जिस दुर्बलता से कायर बनकर डरा था वह आज अपने पर ही बीत गई है। आज अपने लिए, बन्नों के लिए उस कायरता को कोसता हूँ। घर में चहल पहल थी। माँ को सुंदर बहू मिली, मुझे एक भली संगिनी। भोलेपन से मुस्कुराती माया को देखता हूँ तो कहीं खो जाने को मन चाहता है, लेकिन अब खोऊंगा कहाँ। अब तो बंध गया हूँ और बंधा रहूँगा। आसपास नाते रिश्ते हैं, मित्र बंधु हैं। ब्याह वाले घर के ऊंचे कह कह सुनकर खुशी से मन उमड़ उमड़ आता है। कैसा आयोजन होता है वह भी। एक दिन जो पाठ शुरू हो जाती है उसे संपूर्णतया पूर्ण कर दिया जाता है। इतने समूचे मन से ब्याह के सिवाय और क्या होता है, जो संपन्न होकर एक टेक पर, एक विराम पर पहुंच जाता है। तन मन, घर द्वार, अंदर बाहर सब एक ही प्यार में भीग जाते हैं। कल माया को लेकर समुद्र किनारे चला जाऊंगा। महीना भर रुककर वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे जहाँ अब तक मैं बेघर सा होकर रहता रहा हूँ। उस अपार असीम सागर के किनारे एक दूसरे पर छा जाते हम घंटों घूमते रहे, बीच बीच में ठहरते और मोहवश एक दूसरे में छिपे अपने प्यार को चूमते।
सुबह शाम दिन रात कहाँ छुपते कहाँ डूबते यह हम देख देख कर भी नहीं देखते थे। इसके बाद पराहों की तरह बीत गए वे 10 वर्ष, संग संग लगे, बिछोह से दूर, मगन दिन रात, माया और बच्चों से दूर, इस कॉटेज में पड़ा पड़ा आज भी पीछे लौटता हूँ तो बहुत निकट से किसी सांस का स्वर सुनता हूँ। हम कितने सुखी हैं, कितने। चाहता हूँ किसी की आंखों में देखकर इसका उत्तर दूँ, किसी को छू कर कुछ कहूँ, पर सुनने वाला कोई पास नहीं। बच्चों के लिए माया ने मेरा मोह छोटा कर लिया। गए महीने रानीखेत जाते माया बच्चों के संग घंटे भर को यहाँ रुकी थी। बरामदे में लेटे लेटे उन तीनों को ऊपर आते देखता रहा। फाटक पर पहुंचकर माया पल भर को ठिठकी थी, फिर दोनों बच्चों को घेरे अंदर ले आई। मुन्ना, रानी, प्रणाम करो बेटा। बच्चों के झिझक से बंधे हाथ मेरी ओर उठे, देखकर कंठ भर आया। मेरा भाग्य मुझसे दूर, मुझसे अलग जा पड़ा है। मेरे ही बच्चे आश्चर्य की दृष्टि से मुझे देखकर माँ की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। माया जब तक रही आंखें पोंछती रही। कुछ कहने को, कुछ पूछने को उसका स्वर बंधा नहीं। अपने सुंदर सुकुमार बच्चों को अपने ही डर के कारण पूरी तरह निरख नहीं पाया। केवल माया की ओर देखता रहा कि वो आज जो मुझसे मिलने आई है उसमें मेरी पत्नी कहाँ है वह जो सचमुच मेरी थी। भरी आंखों से माया की कलाई की घड़ी देखने की निष्ठुराई से आहत हो मैं फटी फटी रूखी दृष्टि से फाटक की ओर देखने लगा कि मेरा ही परिवार कुछ क्षण में मुझे यहाँ अकेला छोड़ मुझसे दूर चला जाएगा। एक बार मन हुआ कि बच्चों को पकड़ने वाली उन दो बाहों को अपनी ओर खींचकर कहूँ कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, पर बच्चों की छोटी छोटी आँखों का अपरिचय उस आवेश को दूर तक काटता चला गया। चौंक कर देखा, माया पास आकर झुकी और अपने अधरों से मस्तक छूकर हौले से पीछे हट गई। उठ बैठा कि एक बार प्यार दूं, एक बार प्यार लूं, के हाथों में मुंह छिपाकर रोते रोते माया इन बाहों में आ लगी। माया की आंखों से भीगी अपनी रोती आंखों को पोंछकर आसपास देखा तो टूटा बांध सब कुछ बहा कर ले गया। न पास माया थी और न ही बच्चे। तकियों के सहारे सिर ऊंचा करके देखा, उतराई के तीसरे मोड़ पर तीनों चले जा रहे थे। माया मेरी ओर से पीठ मोड़े आगे की ओर झुकी थी। बच्चे एक दूसरे की उंगली पकड़े कभी माँ को देखते होंगे, कभी राह को। सांस रोके प्रतीक्षा करता रहा, पर किसी ने भी पीछे नहीं देखा, न माया ने और न ही मेरे बेटे ने। केवल छोटी रानी के बालों में गुथा गुलाबी रिबन देर तक हिल हिल कर मेरी आंखों से कहता रहा, पापा हम चले गए, पापा हम चले गए। सच ही सब चले गए हैं। इसलिए नहीं कि मैं उन्हें जाना था, इसलिए कि मैं चला जा रहा हूँ। ऐसे ही एक दिन बन्नों के जाने को भाप कर मैं उतराई से उतरता चला गया था। मेरी ही तरह अकेले में बन्नों भी रोई थी। अब जान पाया हूँ कि हाथों में मुंह छिपाकर वह रोना कितना अकेला रोना था। पर उस बार जाकर बरसों मैंने बन्नों की सुध नहीं ली थी। जब कभी नींद में देखता वह दुबली देह, बड़ी बड़ी आँखें और कंबल पर फैली पतली पतली बाहें, तो जागकर उद्वेग से माया की ओर बढ़ जाता। एक बार दौरे पर लखनऊ आया तो बुआ मिली। देर तक इधर उधर बातें करने के बाद एकाएक उनका स्वर बदल गया और बोली, अमित, बन्नो तो अब नहीं रही। नहीं बुआ, मैं पिता हो जाने के गंभीर को संभालते हुए कहता हूँ, नहीं बुआ नहीं। वो मुझे कई वर्षों पहले के उस अमित को कहती हैं। रात को सोई तो सुबह जगी नहीं। अम्मा छुट्टी पर थी। सुबह सुबह ख्याली अंदर आया तो सांस चुक गई थी। मैं रूंधे गले से जैसे कुछ पूछने को कहता हूँ, बुआ। बुआ आँख पोंछती हुई कुछ सोचती हुई फिर दर्द से बोली, अमित, एक बार उसे कम से कम पत्र तो लिख देते। मैं रुमाल से रुलाई सोखने लगा। तुम्हारे नाम का
एक पार्सल छोड़ गई थी अलमारी में। खोला तो जर्सी थी। दूसरे दिन बुआ के पास फिर आया तो जल्दी जल्दी पाँव छूकर कहा, अच्छा बुआ। अमित, बुआ की वही कल वाली आवाज़ थी। मैंने सिर हिलाकर घोर विवशता के स्वर में कहा, नहीं बुआ, बिल्कुल नहीं। बुआ समझ गई मैं कुछ भी जानना नहीं चाहता हूँ, पर जैसे मन ही मन बन्नों के लिए टूट कर बोली, मैं यही सोचती हूँ कि जिसके प्यार को कोई छू नहीं सकता वह तो केवल तुम्हारा प्यार था। और फिर इस बार किसी का पता करके मुझे पोस्ट ऑफिस की ओर नहीं जाना था। पाइन्स के सामने वाली पहाड़ी पर किसी के अभिशाप से बनी कॉटेज में पहली बार सोया और सोचा बन्नो होती तो मुझे झेल ही लेती। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी।